स्वागत है आपका मनीष जी, फिनमेन एडवाइजर्स। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। बहुत खुशी हुई आज आप यहाँ पे आके और आपके साथ क्रेडिट रेटिंग की बातें करने के लिए। जो रेटिंग 10 साल पहले या 15 साल पहले मैंने सोचा था, आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं उसके बारे में अपनी पूरी कम्युनिटी को और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बता पाऊँगा आज आपके साथ मिलकर। फैबुलस। मनीष भाई, पहले तो आप ये बताओ कि ये ना ये जर्नी कैसे शुरू हुई है। एक तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बताओ, आप कहाँ से हो, आपकी थोड़ी आपके बारे में स्टोरी बताओ। क्या है, बहुत लोग जानना चाहेंगे पहले कि क्या हमें इनके में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं एज अ कंसल्टेंट। तो आपके बारे में पहले बताओ। यस सर। तो जैसा एक कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टोरी होती है कि वो मोस्टली राजस्थान से मुंबई आता है कुछ सपने लेके, वैसा मेरा ही हुआ। और यहाँ आके मुंबई में मिठीबाई कॉलेज में बीकॉम शुरुआत की। हाँ। बीकॉम करते करते जो एक बेसिक है कि सीए तो शुरू करना ही है, तो सीए की शुरुआत की। और सीए शुरुआत करते ही किस्मत इतनी अच्छी रही कि मुझे आरवीजी हॉस्टल में भी एडमिशन मिल गया। वाह। तो आरवीजी हॉस्टल, मिठीबाई कॉलेज सब एकदम पास, और साथ में क्लासेस भी एकदम पास Combination। में थी। तो वो बहुत अच्छा रहा। और प्लस कम्युनिटी पूरी वैसी बनी जिसमें एक दूसरे के साथ मिलके ऐसे लगा ही नहीं कि घर से कहीं दूर है, और हर चीज़ बहुत आसान होती गई। तो वो हमेशा से बॉम्बे ने बहुत सपोर्ट किया, और बॉम्बे में हमेशा पहले दिन से ऐसा लगा कि घर हो गया हमारा। और वैसे करते कि 2007 या 2007 के एंड तक सीए बन गया। सीए बनते ही अब ऐसा होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि अब आप क्या करना चाहते हो। आपके पास 1000 ऑप्शन है और आपको ही नहीं पता कि आपको क्या करना है। और पर होता वही है जो किस्मत में लिखा है। और मेरी किस्मत में शायद रेटिंग लिखी थी, और इसलिए मेरे को पहला जॉब ही क्रिसिल लिमिटेड में मिला, अच्छा। विच इज़ दी लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी ऑफ द कंट्री। वाह। तो फर्स्ट जॉब मिलना वहाँ जहाँ सी बहुत कम होते हैं, मोस्टली दे प्रीफर MBAs एंड ऑल। बट हाँ था, बट इट वॉज ऑफकोर्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज रेटिंग इज समथिंग जो सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं सीए करने के टाइम पे ये सोचूं कि मेरे को रेटिंग जैसा कुछ काम करना तो है। आपका पहला जॉब रेटिंग में ही हुआ? पहला तो job- आपने वो रेटिंग वहाँ पर ही सीखा, सब कुछ आपने वहाँ पर सीखा। फिर उसके बाद यूजुअली ऐसा होता है कि लोग उसी में आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और उस समय तक मुझे नहीं मालूम कि क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी को इतना बड़ा फंक्शन भी होता होगा। तो आज मैं अगर आपको बोलूँ कि आपने उस समय क्या सोचा, क्यों ऐसा लगा आपको कि इसी में काम करना है, और क्या सोच के आपने सब कुछ छोड़ के खुद का कुछ चालू किया? क्या होता है कि जब अब वी कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड। हम्म। अब आप 2007 मैंने सीए बनकर 2008 में जब क्रिसिल में जॉब शुरू की, तो वहाँ हम लोग रेटिंग कर रहे थे। और वहाँ रेटिंग का एक कंसेप्ट नया शुरू हुआ था, बिकॉज बेजल टू रेटिंग जो बैंक लोन रेटिंग जो आज की तारीख में इंडिया का 95% मार्केट शेयर रखता है, वो उसी टाइम शुरू हुआ था। तो रेटिंग्स इवॉल्व हो रहा था, और रेटिंग के साथ साथ क्लाइंट भी इवॉल्व हो रहे थे। ओके। तो होता क्या था कि रेटिंग करने के लिए हम, मतलब मैं भी एक नया ही बंदा था रेटिंग एजेंसी में, तो जैसे फर्स्ट जॉब लगी तो हम लोग रेटिंग कर रहे थे। और क्लाइंट जो 25 साल से बिजनेस कर रहा है, और वो जो बिजनेस करने का उसका तरीका और हमारा Correct। बिजनेस करने को देखने समझने का, का हाँ। देखने का तरीका, हम लोगों के लिए रिस्क को इतना ज़्यादा हम देखते थे। और क्लाइंट ये है कि वो रिस्क नहीं लो तो मैं बिजनेस कैसे ग्रो करूँ। बराबर। बट स्टिल ही नोज कि हाउ टू मिटिगेट रिस्क, बट उसको बताना नहीं आता। क्योंकि अगर कोई आदमी 10 साल 20 साल 25 साल में अगर 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा है, हाँ। तो ही इज अमंग 0.1% ऑफ द कंट्री। करेक्ट। स्टिल उसके लिए अब रेटिंग एजेंसी के समझना उसके लिए भी मुश्किल है। उसको भी समझना था कि रेटिंग एजेंसी वाले कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती थी, अच्छा। मिसकम्युनिकेशंस बहुत होते थे। क्लाइंट के लिए हमेशा एक डर लगा रहता था कि मुझे क्या रेटिंग आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और एंड ऑफ द डे मेरा बैंक क्या इंटरेस्ट चार्ज कर देगा, मुझे कितनी पेनल्टी मारेगा, मुझे लोन सेंक्शन होगा कि नहीं होगा। ओके। एंड आई हैव सीन मैनी कंपनीज जिनका लोन सेंक्शन ही नहीं हुआ और कैंसिल हो गया, कितनों के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अच्छा। कितनों की बहुत सारी पेनल्टीज लग गई बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस एवरीथिंग। और वो देखते ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं देयर इज अ नीड एंड गैप कि कोई एक पर्सन हो। और हमें क्या है, हमेशा लगता है कि यार जो बिजनेस कर रहा है वो बहुत ऐसे भी इकोनॉमिकली बहुत कुछ कर रहा है, ओके। बहुत मेहनत कर रहा है, इतनी जॉब दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे भी उसको ये सब चीज़ों में Really? परेशान होना पड़े। सही में। तो इससे अच्छा तो यार मैं कुछ ना कुछ उधर जाके हेल्प करने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ तो रेटिंग एजेंसी में बहुत लोग हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके। पर रेटिंग एडवाइजर जैसा मेरे को कभी कोई नहीं दिखा कि भाई कोई आके जो रेटिंग एजेंसीज को समझता हो और क्लाइंट को भी समझता हो, और दोनों के बीच में एक तो आपने ब्रिज पूरा बना वो सके। वर्ल्ड ही समझ लिया पूरा, और फिर आप उसमें सोचा कि आपने उसमें क्यों नहीं एडवाइजरी देना शुरू करा, और प्रमोटर्स को थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस चीज़ को सिस्टमेटिकली करने के लिए। तो आई थिंक मनीष भाई बहुत ही आपने एक वो क्या कहते हैं ना कि पेन पॉइंट आपने पकड़ा, एक तो पेन पॉइंट पकड़ा और उस पर सब काम करना शुरू किया। और मेरे को लगता है गिने चुने लोग ही होंगे जो ये काम करते हैं पूरे देश भर में। जब हमने शुरुआत की तो हम इंडिया के पहले एडवाइजर वाह थे। वाह।
ये कितना टाइम हो गया अभी आपको? 15 साल पूरे हो गए हैं, मतलब बधाई हो आपको। जुलाई में हमारे 15 पूरे हो जाएंगे। हाँ, वाह, 15 साल एक बहुत बड़ा उपलब्धि होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई कॉर्पोरेट बचा होगा जहाँ पर आपने उनको या तो कोई गाइड नहीं किया होगा या फिर उन्होंने आपसे कंसल्ट नहीं किया होगा। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट। तो हमारे लिसनर्स को एक बताइए कि क्या होता है ये क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि आपने अभी इस आंसर में इतनी सारी चीज़ें बोल दी तो एक बार समझ नहीं आ रहा है क्यों ज़रूरत है क्रेडिट रेटिंग की और क्या है ये कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये बेसल टू रेटिंग कंसेप्ट है, जो बेसल 2, ओके जो सबसे मतलब जो 95% 98% मार्केट का शेयर रखता है। ओके। उसमें जब शुरुआत की थी मैंने, तब तो ये था कि 10 करोड़ से ऊपर का जो लोन होता है बैंक से कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको अगर बैंक लोन लेना है किसी को भी तो वो तो ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, चलाना है, तो आपको तो पैसा लेना ही पड़ेगा, ब्याज पे लेना ही पड़ेगा। तो बैंकिंग के पास जाओगे आप। तो ये बैंक लोन देने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्रेडिट रेटिंग। क्या ये है, ऐसा ही है? ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा। पैरामीटर है बैंकों के लिए, क्योंकि उनका जो कैपिटल ब्लॉकेज है ओके। वो रेटिंग से लिंक्ड है। अच्छा। बैंक को कितना कैपिटल ब्लॉक करना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज को जो बोलते हैं, ओके वो रेटिंग एजेंसीज की जो रेटिंग है उसके बेस पे डिपेंड करता है। ओके। तो विच इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर। उसके अलावा भी कौन क्लाइंट कितना क्रेडिबल है उसे थोड़ा सा रेटिंग उससे मालूम पड़ जाता है। तो मतलब एक ये चेक हो जाता है कि हमको किसको लोन देना है, वो उस प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस। या अच्छा। तो बैंक के पास बहुत ऑप्शन है, तो वो फिल्टरिंग उसके लिए आसान हो ओके जाती है थोड़ी ओके सी। ओके। तो क्रेडिट रेटिंग की ये इंपॉर्टेंस है। अब ये कैसे होता है, क्या व्हाट इज दिस एंटायर आइडिया ऑफ क्रेडिट रेटिंग? सो अभी सीधे आज की तारीख में जब बात करें तो मोटा मोटी आप समझो कि कोई भी डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक, किसी का 25 करोड़ का लिमिट है, किसी का 50 करोड़ का लिमिट है। तो 25 से 50 करोड़ से ऊपर टोटल बैंक एक्सपोजर अगर आपका होता है, हाँ। तो बैंक के हिसाब से वो मोरलेस आपको रेटिंग करने के लिए बोलते हैं। अच्छा। और तो 25 से 50 करोड़ आपका लोन है तो आपको रेटिंग उससे ऊपर, हाँ चाहिए होती है। ओके। हाँ, उसमें कुछ बैंक कभी कभी नहीं भी मैंडेटरी करते हैं, तो अच्छा। 80% मैंडेटरी देते चलता है हैं, कि हाँ, लेना ही बराबर। पड़ता है। क्योंकि बैंक के लिए अभी किसी क्लाइंट के पास 10 बैंक है तो किस किस को समझाएगा, इससे अच्छा रेटिंग ले लो तो सब एक साथ सबको समझ में आ जाए। सबको समझ में आ ओके जाएगा। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो रेटिंग एजेंसी से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया क्लाइंट के लिए, क्योंकि उसके लिए 1-2%, उसके लिए उसका एनहेंसमेंट, उसके लिए उसके कोलेटरल रिक्वायरमेंट, उसके लिए उसके सैंक्शन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर रेटिंग में कुछ प्लस माइनस हो जाए तो। ओके ओके। तो ये रेटिंग इज़ अ निश कंसेप्ट। इंडिया में करीबन करीबन कुछ तो ये जो हम जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और रेटिंग देते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, क्या ये रेटिंग भी वैसी ही होती है और क्या क्या टाइप की रेटिंग्स होती है? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। ओके वो रेटिंग आपकी अलग है, वो आपके एक्सपीरियंस पे आप ले लेते हो। ओके ओके ओके। ये थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक है अच्छा। और डिटेल्ड है, एंड इट्स बीइंग हैपनिंग फॉर ईयर्स, मतलब डेवलप, क्योंकि रेटिंग का कंसेप्ट बहुत सालों से चल रहा है। ओके। इंडिया में भी पहली रेटिंग एजेंसी क्रिसिल शुरुआत हुई थी 1990 में। 1990 में। ओके। तो वो कंसेप्ट चल ही रहा है, और उसके पहले भी S&P's, मूडीज और फिच ऐसे करके, और सबसे पुरानी रेटिंग एजेंसी वर्ल्ड की होगी DNB, अच्छा। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। ओके। तो ऐसा है। तो बेसिकली क्या होता है कि रेटिंग में इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक ओपिनियन मिलता है ओके। एक आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का। अच्छा। और इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल हेल्थ, इसमें फाइनेंशियल हेल्थ के अलावा आपका फ्यूचर, आपका मैनेजमेंट की क्वालिटी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, आपके फ्यूचर के लिए आपके रिस्क मिटिगेंट्स, आपकी लिक्विडिटी, बहुत सारे एंगल से देखा जाता है। ओके। और उस सबको करने में मोटा मोटी एक रेटिंग एजेंसी को 4 हफ्ते के आसपास से 6 हफ्ते लग जाते हैं, एंड दे हैव टू डू अ डिटेल रिसर्च। अच्छा। जो टीम भी काम कर रही है, दे आर आल्सो प्रोफेशनल्स लाइक MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स अच्छा। वर्किंग ऑन द केस। तो जो समझ सकते हैं, पूरे बिजनेस को समझ सकते हैं और उसके बेसिस पे एक पैरामीटर बनाते होंगे। क्या क्या टाइप की रेटिंग्स होती हैं? सो सबसे इंपॉर्टेंट रेटिंग होती है बैंक लोन रेटिंग्स, Okay. जो बैंकों के लिए होती है, जो सबसे ज़्यादा चलती है। ओके। उसके अलावा कोई भी टाइप की बोरिंग जो पब्लिक में हो रही है, लाइक बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, NCDs, डिबेंचर्स, तो वो सब टाइप की रेटिंग होती है। ओके। तो ये क्रेडिट रेटिंग्स हुई। उसके अलावा फिर आजकल थोड़ी बहुत ग्रेडिंग्स भी होती है, रेटिंग एजेंसी जो करती है, Okay. लाइक रियल एस्टेट ग्रेडिंग हो गई, फिर आपकी हाउसिंग फाइनेंस ग्रेडिंग होती है, और वैसे ही बहुत सारी ग्रेडिंग्स होती हैं जो डिफरेंट पैरामीटर्स है। अच्छा। अनदर सब्जेक्ट देन रेटिंग। अच्छा। बट ऑफ कोर्स रेटिंग में आपने, जैसे मैंने आपको बोला, वो बहुत सारी चल रही है, NCD, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, बैंक लोन्स, डिबेंचर्स। ठीक है। तो आज समझो हमारे जैसे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अभी लेना है 100 करोड़ का लोन लेना है, आगे बढ़ना है, तो उसको रेटिंग करानी पड़ेगी। तो
तो क्या रेटिंग उसको चाहिए जिसके कारण उसको बहुत इजीली अच्छा लोन मिल जाए और सही रेट पे मिल जाए, मतलब प्लस माइनस कुछ ऐसा कुछ क्या होता है वो? इसमें क्या होता है, रेटिंग का पूरा टोटल 20 पॉइंट का स्केल है। ओके। स्टार्टिंग द हाईएस्ट रेटिंग इज ट्रिपल ए एंड द लोएस्ट रेटिंग इज ट्रिपल ए? अच्छा। ओके। एंड लोएस्ट इज डी। डी? डी। ओके। अच्छी बात यह है कि अपने रेगुलेटर्स ने उसको स्टैंडर्डाइज किया है, मतलब अच्छा। सारी रेटिंग एजेंसी पहले कुछ अलग अलग फॉलो करती थी अच्छा। एंड कुछ साल पहले उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो Okay. क्या है कि समझने में प्रॉब्लम नहीं, बाकी पहले समझने में बहुत प्रॉब्लम होती कि कौन सी एजेंसी क्या सब rating अपने है, क्या एजेंसी rating अपनी अपनी रेटिंग बनाती हाँ। होंगी। अच्छा, तो दिस इज देयर ओन फंक्शन, अभी इसको रेगुलेट हो है। गया है। स्टैंडर्डाइज बाय रेगुलेटर। अच्छा। सो अभी सेम है, बहुत सालों से सेम ही चल रही Okay, है, इसलिए okay. बहुत इजी होता है कम्युनिकेट करना एक दूसरे से। ओके। तो और सबका अपना अपना बेनिफिट है। इस लॉजिक यही है कि जितना आपको बेटर मिले उतने आपके लिए क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो रही है। अच्छा। अब आप जो भी लेवल पे हो उस लेवल से जितना ऊपर जा सको उसके लिए आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए, अच्छा। और उसके लिए आपको बहुत ही अवेयर हो कि उसमें आपको जो बिजनेसेस में या जो आपके फाइनेंशियल्स में जो आपके काम करने के तरीके में जो अच्छा करने से बिजनेस भी स्ट्रांग होता है, बिकॉज रेटिंग वही आपके रिस्क को या चीज़ों को ठीक कर रही है। तो मतलब एक प्रोमोटर के लिए तो इंटरनल भी एक हेल्थ चेक हो गया ये। Health check। अगर रेटिंग करवाना, मेरे को खुद को भी मालूम पड़ता है कि मेरी बिजनेस के लिए अपार्ट फ्रॉम ऑडिट एक ये फंक्शन से मेरे को भी मालूम पड़ता है कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। करेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा। जरूरी है, क्योंकि आपको पूरी आपकी छोटे से आप बोल सकते हो 4-5 केस की रिपोर्ट में आपकी कंपनी की पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपकी Wow। कंसर्न सब कुछ मिल जाता है, ताकि किसी को आपको मतलब आपके बंदे के बारे में सब कुछ बताना हो तो आपको 5 पेज की रिपोर्ट किसी को भेज दो, ओह। और आपको अपने बारे में सब कुछ समझना हो तो भी उसमें बहुत कुछ समझ सकते हो। ओह इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल ए के बाद में देयर इज देन बैंड आते हैं, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, सी। यहाँ डबल ए से सी तक सब में प्लस और माइनस भी होते हैं, तो डबल ए प्लस, डबल ए माइनस, अच्छा। वैसे चलता है। और फिर लास्ट में एक डी होता है। माइनस मतलब एकदम ही खराब होता है या क्या? नहीं, कि जैसे बस वो- डबल ए माइनस इज बेटर देन ए प्लस। अच्छा अच्छा, ओके। तो बैंड चेंज होने पे, पर उस बैंड में उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया है कि ए माइनस, ए प्लस, तो ताकि उसमें भी डिफरेंशिएट करने के लिए ओके। कि कोई क्लाइंट ए रेटेड है पर उसमें भी आपको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कौन उससे बेटर है, कौन उससे नीचे है, तो उसके लिए। सो माइनस इज नॉट नेगेटिव, नहीं। माइनस इज Okay। गुड है। अभी अचानक से एक अभी पॉडकास्ट आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मैं कि कोई प्रमोटर लंदन में बैठ के वो क्लेम कर रहा था बहुत कुछ है, ये वो है, सैलरी देना चाह रहा था सबको। क्या आपको उसके बारे में मालूम है, उसकी क्या रेटिंग थी? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये रेटिंग वाला कोई भी दिखे तो समझ लो भागने वाला है, तो वो बाद में जो भी बहाना बना है, तो ऐसा कुछ है क्या? ये पैरामीटर है, मतलब इससे समझ में आ सकता है? हाँ 100%। अच्छा। कि आपकी जितनी कम रेटिंग है उतना ज़्यादा रिस्क है उसमें। चांसेस ऑफ रेटिंग का सिंपल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। अच्छा। There is nothing and not probability of default also। default मतलब हमारे definition में default is delay। so अच्छा। बैंक बोलता है 90 दिन बाद डिफॉल्ट, हाँ रेटिंग एजेंसी बोलती है 1 दिन बाद डिफॉल्ट। हाँ। हाँ, तो 1 दिन का भी डिले है वो डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट है, तो मतलब अपने होता है ना कि 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा क्या फर्क पड़ता है, तो वो रेटिंग एजेंसी के लिए डिफॉल्ट है। वाह। और किसी का वैसा माइंडसेट भी है तो भी रेटिंग खराब आएगी। ओके। तो ये टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटीज। डिले होने के बाद कुछ नहीं बोल रहे कि रेटिंग खराब होगी, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटीज। और प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्लाइंट की इंटीग्रिटी भी देखते हैं और विलिंगनेस भी देखते हैं। ओह, सो कोई बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत साइंटिफिकली इवॉल्व्ड कॉन्सेप्ट है ये, मतलब रेटिंग। बहुत ज़्यादा, और अच्छा। बहुत सारे पैरामीटर्स है, और ऐसा कोई मॉडल भी नहीं है कि आप बोलो कि ये पैरामीटर से इतना हो जाएगा। इट्स ऑल समथिंग कि ओवरऑल हेल्थ चेकअप है। अब आपके हेल्थ में समझो बोले कि मेरे बाकी सब कुछ ठीक है और मेरे हाँ। पेट में खराबी है तो थोड़ी चलेगा, बराबर है। उसमें पूरी हेल्थ ही खराब Health की ही जा खराब सकती होगी। है। तो बहुत सारे ऐसे भी पैरामीटर जिसमें बोले एक पैरामीटर खराब है पर वो भी पूरी हेल्थ को खराब कर सकता तो ये भाई साहब की क्या रेटिंग थी जब भाग गए थे ये? है। ये भाई साहब की कोई रेटिंग नहीं थी उस टाइम। थी? अच्छा, ओह माय गॉड, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो वही हो गया। तो बट तो एक समझो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको इन्वेस्ट भी करते हैं, कोई किसी को लोन, आजकल हमने देखा है बहुत सारे लोन पैसा उठाते हैं और भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी रेटिंग अगर उनसे मांगे कि भाई आपकी क्या रेटिंग एजेंसी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक इंडिकेटर बहुत ज़्यादा, मतलब आपको किसी को भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, भले छोटा हो बड़ा हो, देयर इज समथिंग स्मॉल रेटिंग आल्सो आती है, कि एसएमई रेटिंग बोलते हैं। अच्छा। ये बड़ी कंपनी के लिए इश्योर रेटिंग बोलते हैं। हाँ। एसएमई रेटिंग बहुत रीजनेबल प्राइस में होती है, जिसमें आपको 50-60 पेज की एक रिपोर्ट आती है और उसमें कंपनी के बारे में सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो मतलब इन्वेस्टर्स को अगर कभी इन्वेस्ट करना होता है किसी में भी, तो एक क्रेडिट रेटिंग एक पैरामीटर है जो मेरे को नहीं लगता कोई देखता भी होगा, पर आई थिंक अगर जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि इस हिसाब से क्रेडिट रेटिंग आती है, तो अगर मैं देखूं कि वो एक दिन का भी डिफॉल्ट करता है तो मेरा पैसा उसके बाद तो शायद सुरक्षित ना हो, तो क्रेडिट रेटिंग देखने से ये भी मालूम पड़ सकता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना चाहिए।
बहुत ज़्यादा आपको कंपनी की बहुत सारी इंसाइट्स मिल जाएगी। देखो आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद कंपनी में आपको एक्सेस मिले कि नहीं मिले, अच्छा। क्योंकि कंपनी आपको वहाँ बैठ के कोई बराबर। इन्फॉर्मेशन देने वाली है नहीं। पर रेटिंग एजेंसी ने समझो 1 से 2 महीने मेहनत करके वहाँ विजिट करके प्रमोटर से मिलके बहुत सारी जो डेटा है उस फनल से डेटा को लेके एक समरी बनाई है, और उस समरी के बेस पे उन्होंने एक आउटकम दिया है रेटिंग। उसके अलावा उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई है जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है कंपनी के बारे ओके में। ओके। तो आपको समझो किसी ने आपके लिए फ्री में काम कर लिया है, बस आपको खाली रिपोर्ट पढ़नी है और जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस और इंसाइट हो सकते हैं जो आप कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले किसी को पूछ सकते हो। तो आपको क्रेडिट रिलेटेड बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑफकोर्स एंगल थोड़ा डिफरेंट है कि इक्विटी रिलेटेड नहीं है, क्रेडिट रिलेटेड है, बट एंड ऑफ द एनालिसिस 70-80% तो सेम ही होती है। खाली वो रिटर्न की बात नहीं कर रहे होंगे, ग्रोथ की बात नहीं कर रहे होंगे, बट सेफ्टी की बात तो कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो पैसा सेफ्टी होना जरूरी है। मनी सेफ्टी के बाद मनी ग्रो। तो मतलब चाहे कोई स्टार्टअप फाउंडर हो, चाहे कोई लेगेसी बिजनेस हो, उसको अपनी रेटिंग पे काम करना ही चाहिए, तभी जाके मतलब इस पूरे इकोसिस्टम में आउटकम मिलेगा उसको। बिल्कुल, हाँ वो आपके पास सही कोई है। केस स्टडी जहाँ पर आप बता सकते हो कि जिसमें बहुत बड़ा आपने डिफरेंस लिया है क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी से, बहुत फर्क पड़ गया? मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे होंगे कि ख़त्म ही नहीं होगा बोलना शुरू करो तो, क्योंकि अभी तक करीबन हमने 4000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को हेल्प कर चुके हैं। वाह। और अगर आप एग्जांपल लो, समझो मैं तो आपको यही लास्ट 3-4-6 महीने का एग्जांपल दे देता हूँ। तो देयर इज़ अ लार्ज डेवलपर ऑफ पुणे, उसका रेटिंग हमने स्ट्रेट 3 नॉचेस अपग्रेड करने में हेल्प किया। 3 नॉचेस? देयर वाज अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। ओके। तो प्रोसेस करते हुए 4-5-6 महीने लगे हमको, पर उसमें हो गया। ओके। और ही वाज बोरोइंग मनी एट समवेयर अराउंड 17-18% व्हिच रिड्यूस्ड स्ट्रेट टू 11%। 17-18% से 11%? एंड ही सेव्ड अराउंड 80+ CR का इंटरेस्ट सेविंग खाली। इंटरेस्ट 80 करोड़? और वो सिर्फ इसकी एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो उसकी कितनी कंपनियां हैं जिसमें बाद में और सारी डेवलपमेंट हो रही है। वाह। वैसे बहुत सारी कंपनीज होगी, जैसे एक होटल कंपनीज का हमने काम किया, उसका 600 करोड़ का लोन था। ही गॉट इंटरेस्ट सेविंग ऑफ एटलीस्ट 4%। ओके। उसके अलावा आप बोलोगे तो देयर इज़ अ कंपनी इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। ओके। ही इज़ वेरी गुड रिनाउंड प्लेयर इन्वेस्टेड बाय लार्ज पीपल। ओके। उसका रेटिंग बहुत खराब हो गया था। ही वेंट अप टू से डी। ओके। उसको पहले एडवाइस किया, इट टुक अस सम 6 मंथ्स, पर उस डी से हमने उसको स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड करवाया 6-8 महीने में। वाह। और जहाँ उसके बैंक के चार्जेस और ये सब 2-3% से बढ़ गए थे, उन्होंने 7-10,000 करोड़ की लिमिट थी उसकी। आपने बताया था कि ना पेनल्टीज भी लग जाती है और ये सब, तो क्रेडिट रेटिंग उसमें भी हेल्प करता है। तो इंटरेस्ट रेट तो समझ में आ गया कि उसमें मेरे को हेल्प होती है, और एक एडिशनल फंडिंग होती है उसके लिए हेल्प होती है। ये चार्जेस, पेनल्टीज, ये सब में कैसे? चार्जेस पेनल्टीज का मतलब ये हो गया कि आपकी रेटिंग अगर बराबर से हैंडल नहीं कर खराब होगी तो आपको बैंक एक्स्ट्रा चार्ज करता है, जो आपका रेट चल रहा है वो भी। तो मतलब आप अगर क्रेडिट रेटिंग आपकी बिगड़ती जा रही है, मतलब दैट मीन्स यू आर इन स्ट्रेस, आपका हाँ। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस समय जितने भी लोन्स आपने जिनसे भी लिए होते हैं तो वो भी आपको और एडिशनल और चार्ज करने लग जाते हैं। चार्ज करते हैं। बैंक बहुत सारे सिनेरियो में देखा रिकॉल भी कर लेता है लोन, कर लेते हैं, वो भी सिचुएशन हो जाती है बहुत बार। तो उस समय आप लोग एज एन एडवाइज़र उधर जाके इनकी रेटिंग इम्प्रूव करके ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा उसको ब्रीदर मिल सकता है, ऐसा कुछ? सो हमारा काम क्या हो गया कि इट्स नॉट अबाउट इम्प्रूविंग द रेटिंग एट पर्टिकुलर टाइम, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप क्लाइंट को हम कंटिन्यूस एजुकेट करते हैं कि रेटिंग के बारे में, ताकि क्लाइंट वो सीरियसली से कुछ चीज़ों का ध्यान रखे जो रेटिंग के लिए उसके बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर हो सकता है। अच्छा। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने मतलब बराबर से नहीं रखी तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है रेटिंग में, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिजनेस से लिंक्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बट वहाँ हमारा रोल होता है कि हम फिर रेटिंग एजेंसी को उस हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, बिजनेस समझाते हैं, ओके। सिचुएशन समझाते हैं, कंपनी के प्लान समझाते हैं, स्ट्रेटेजी समझाते हैं, और कन्विंस करते हैं कि क्यों उनको अच्छी रेटिंग दे सकते क्यों हैं, अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए, या क्यों रेटिंग ठीक मिलनी चाहिए, या क्यों रेटिंग डाउनग्रेड नहीं होनी चाहिए इन नेगेटिव सिनेरियोज आल्सो। अच्छा, तो मतलब इसमें सबमिशंस भी होते हैं, मतलब सो यू हैव टू प्रेजेंट अ केस आल्सो? या वी हैव टू अच्छा। प्रिपेयर रिपोर्ट्स, हमें पूरा डेटा असेस करना पड़ता है, हमें रेटिंग एजेंसी से हम डिस्कस भी करते हैं, क्लाइंट भी साथ में रहता है। अच्छा। तो हम पूरा एक और क्लाइंट ये यूजुअली ये कितना टाइम लगता है अगर आपको क्रेडिट रेटिंग, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि आपने 3 नॉच बढ़ा दिए और आपने उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड ले आए आप, तो ये कितना यूजुअली कितना टाइम लगता है ये पूरे एक्सरसाइज को? रेटिंग प्रोसेस नॉर्मली आप समझो 4 to 6 वीक्स का टाइम लाइन लगता है। 4 to 6 वीक्स? अच्छा यार, दिस इज़ मैजिक। मतलब आप लोग क्योंकि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि आपने जब इसको क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी में हेल्प करने गए तो विच वुड हैव बीन अ डिजास्टर कि एकदम स्ट्रेस में जा रहा हो, पर ये सारे मेजर्स यूज़ करके हो सकता है वो टर्न अराउंड हो गई वो कंपनी, ऐसा कोई एग्जांपल, ऐसा कुछ? हाँ,
टर्न अराउंड ऑफ कोर्स है ही ना, कि जो कंपनियों के ये जो बहुत स्ट्रेस सारे में हो गए, एनपी होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है कि बहुत सारों की हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होती है, बिकॉज उन्हें कोई स्ट्रेस फंड से पैसा लिया है या कि एनबीएफसी अच्छा। से पैसा लिया है या कहीं से, वहाँ नॉर्मल रेट 15 से 20% चलता है। ओके। अब वहाँ जब उनकी रेटिंग ठीक होती है हाँ। तो सीधा बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं ना, और बैंक का रेट 9% से 11% के बीच में चलता है, तो वहाँ ऑलरेडी बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो जाता है, बिकॉज दे वर मेकिंग एंड मनी, एंड जो सारा था वो इंटरेस्ट चुका के खत्म कर देते थे। उल्टा ऐसा लग रहा था कि बैंक के लिए काम कर रहे हैं और खुद घर कुछ नहीं वही। लेके जा रहे। उसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि आपके बैंक के कुछ इंटरनल क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पे आपको सेंक्शन है, एनहेंसमेंट या नए लोन से वो कुछ पर्टिकुलर रेटिंग का उनका रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ वो जो रेटिंग आ जाती है तो उनसे उनके सेंक्शन और डिसबर्समेंट हो जाते हैं। तो कंपनी के लिए वो फंड बहुत ज़रूरत होती है, बहुत बार कंपनी के लिए कोई ग्रोथ प्लान के लिए फंड की बहुत ज़रूरत है। ओके। बिकॉज बिजनेस ग्रो करने के लिए इंडिया में आप देखोगे तो इक्विटी ऑप्शन है या डेट है। तो इक्विटी तो मेरे को लगता है इक्विटी डेट का पोर्शन देखोगे तो 90% क्लाइंट ही डेट लेते होंगे, और इक्विटी तो 5-7% भी लोग नहीं लेते। मतलब लास्ट ईयर आप आईपीओ देखोगे तो कुछ 350 के आसपास आईपीओ हुए हैं जहाँ पे रेटिंग हुई होगी करीबन 50,000 क्लाइंट, जो मैं बड़े क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा लाखों कंपनियों ने तो बैंकों से लोन लिया है। बराबर है। तो वो डेट इज बिगर मच बिगर देन दी आईपीओ जो आते हैं। तो सब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनियों की ग्रोथ के लिए, कंपनियों के लिए टर्न अराउंड के लिए हर जगह रेटिंग का इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि बैंकों का सीधी सी बात है कैपिटल कितना बचेगा उस हिसाब से वो आगे अपना डिसाइड करेंगे। प्लस रेटिंग अच्छी होगी तो क्रेडिबिलिटी पे स्ट्रेंथ मिलेगी, तो उनके लिए सैंक्शन करना आसान हो जाएगा। हाँ, आपने अभी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया। एक बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं पैसा, मतलब बिजनेसमैन जो होता है वो एक तरह से अगर आपके एग्जांपल में समझूँ तो वो एम्प्लॉय से बुरी हालत है उसकी, क्योंकि वो काम किस लिए कर रहा है, ताकि बैंक को पैसा दे सके, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके, खुद का तो भगवान ही मालिक है। तो अगर ये सिचुएशन में वो है तो उसको कहीं ना कहीं ये क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी समझ ही लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या मैं वो सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं एक्चुअली ऑर्गेनिकली वेल्थ बना रहा हूँ मेरे लिए। ऐसा तो नहीं कि मैं इन्होंने मेरे को जॉब पे लगा रखा है बिजनेस बना के कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। और फिर आपने अभी जस्ट बताया कि आईपीओ के बारे में बात कर रहे हो, तो ये आईपीओ के बारे में जैसे अभी बहुत बड़ा हाइप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्रेडिट रेटिंग करना और आईपीओ पे हेल्प करना, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी नहीं है? कि मतलब डू यू थिंक यही सेम एक्टिविटीज़ फॉर आईपीओ भी हो रही है? मतलब क्योंकि किसी को तैयार करने में आपको बहुत मेहनत तो लगती है। 100% सीधी सी बात है कि कोई भी आप काम करो और उसमें आप खुद करो और आप किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर करो, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। बिकॉज उस आपके लिए ये नया हो गया और किसी एक्सपर्ट ने उसमें हज़ारों घंटे दिए, तो आप उसे जो उसका एक्सपीरियंस है हज़ारों घंटों का, उससे बहुत सारी कॉस्ट बचा सकते हो। बिकॉज उसने सारे फेलियर्स भी देखे हैं, सारे सक्सेस भी देखे हैं, उसे पता है कि कौन सा काम कैसे करने से कितना फास्ट रिजल्ट आएगा। तो इट्स वेरी, मतलब इट्स नीडलेस टू से आपको हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत आज की तारीख में बहुत है, और इट हैज़ टू बी एक्सपर्ट ओनली। यू कैन नॉट गो टू अ जनरल डॉक्टर एंड से मुझे एक्सपर्टीज़ चाहिए, बिकॉज सो वो एक्सपर्टीज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। और आज 15 साल से हज़ारों क्लाइंट के साथ मिलके वो एक्सपर्टीज़ हमारी रेटिंग में तो हो ही गई है। और ऑफ कोर्स आईपीओ भी करना, तो आईपीओ के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है ही, और वो बहुत वैल्यूएशन करते हैं। बिकॉज आईपीओ में भी एक प्रॉब्लम बहुत सारा होता है, एक जो दो प्रॉब्लम बहुत बड़े होते हैं, एक तो वैल्यूएशंस का और एक टाइमलाइंस का। ओके। और उसमें क्लाइंट को अगर कोई एक्सपर्ट ना मिले तो ना वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी राइट वैल्यू क्या है और मुझे क्या मिलना चाहिए, राइट इन्वेस्टर्स कौन से जिनके साथ मुझे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, और जो मैं टाइम लग रहा है उस प्रोसेस में उसको कैसे कम कर सकूँ बाय हैविंग अ फोकस टीम वर्किंग विद मी। ओके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर आईपीओ 6 महीने रीड कर दिया तो आपके लिए तो वो 10% की एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई, आपका इतना अपॉर्चुनिटी लॉस है, नुकसान भी हो गया, अपॉर्चुनिटी चली गई आपके पास जो आप अभी रेस कर सकते थे और कहीं ना कहीं फंड करके और मल्टीप्लाई भी हो सकता था, आप बिजनेस ग्रो कर सकते थे। वंडरफुल। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने अभी बताया कि एनबीएफसी से भी पैसे इतने हाई रेट पे लिया जा रहा है, तो हर बिजनेस लेता ही है, बैंक से लेता है, एनबीएफसी से लेता है, तो ये क्रेडिट रेटिंग विल हेल्प, वन एक ब्रह्मास्त्र है, ये सबके लिए हेल्प कर सकता है, हर रेटिंग मतलब हर बोरोइंग एजेंसी से? नहीं, मेनली रेटिंग जो है वो बैंक ही रखते हैं। बैंक ही रखते हैं। एनबीएफसी को अगर इम्प्रोवाइज करना है या आपने क्रेडिट रेटिंग इम्प्रोवाइज कर लिया तो एनबीएफसी से लेके आप बैंक में आ जाओ। नॉर्मली रेटिंग क्लाइंट तभी करवाता है, अच्छा। और वो उसी लिए करवाता है कि वो मैं रेटिंग एजेंसी के थ्रू बैंक में शिफ्ट हो जाऊँ। वाह। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि यू आर अ क्रेडिट रेप्यूटेशन स्पेशलिस्ट या स्ट्रेटेजिस्ट। मतलब आपको जो आप ये काम कर रहे हो, मतलब जिस तरह से आप इनको गाइड कर रहे हो ये बिजनेसेस को, कहीं ना कहीं उनकी रेप्यूटेशन जो कि
सारी डिपेंडेंट है इस पूरे फंक्शन पे, कितना ग्रो कर सकता है, कैसे बिजनेस चल सकता है, कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रैटेजी आप बनाने में हेल्प कर रहे हो। सो यू आर एक्चुअली अ क्रेडिट रेपुटेशन स्ट्रैटेजिस्ट। तो बधाई हो। और मनीष भाई बहुत अच्छा काम चल रहा है, 15 साल से इसमें लगे हो। मनीष जी, क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी से आपने फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो लाया होगा, पर कुछ ना कुछ सोशल इम्पैक्ट आपको लगता है कि इसके थ्रू आप लोगों ने ड्राइव किया होगा? नहीं, आज आप मेरे को मुझे पूछिए तो व्हाट ड्राइव्स मी टू वर्क सो डे एंड नाइट, दिन में 15 घंटे मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे जो सोशल इम्पैक्ट की फील आती है वो किसी काम में नहीं आती। ओके। यहाँ हम जो आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स, उस एंटरप्रेन्योर जो दिन रात काम कर रहे हैं, मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, मंडे टू संडे लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं किसी से, उन सब की जो प्रॉब्लम्स होती है कि भाई उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या जो उनको फंड रेजिंग प्रॉब्लम्स है, आइडियाज़ को सॉल्व करने के लिए, वो कहीं हद तक मैं रेटिंग के कारण सॉल्व कर पा रहा हूँ। और प्लस उनका कहीं ना कहीं टाइम बचा रहा हूँ कि वो ये सब झंझट से दूर रहें और फोकस कर पाए बिजनेस पे। तो उससे जो बेनिफिट हो रहा है आज, उनको लोन मिलना अच्छे से, कम रेट में मिलना, पैसे मिलना, एक समाज में क्रेडिबिलिटी बनना, एक इमेज बिल्ड होना, ये सभी तो वो चाहता है। और वही सब उसके कारण हम कुछ ना कुछ उसको कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और वही समथिंग जो मुझे आज आगे लेके जा रहा है, जो दिन रात काम करने के लिए और मोटिवेट करता है कि इस साल तो बोले 1000 क्लाइंट को हेल्प किया, तो उसको और कैसे बढ़ाएं और कैसे बढ़ाएं। बिकॉज आपको भी तभी अच्छा लगता है जब आप कुछ वैल्यू बिल्ड कर रहे हो। तो फिनमेन एडवाइजर्स आज पूरे देश में है जैसे, और हर देश में मतलब प्रोमोटर्स चारों तरफ है, और सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से पीड़ित हैं। मतलब चाहे वो इनकम टैक्स, चाहे जीएसटी, चाहे कंपनी लॉ, चाहे कोई ना कोई कंप्लायंस का इतना बर्डन है। आपको नहीं लगता क्रेडिट रेटिंग भी एक अलग से बर्डन है उन पर, कंप्लायंस बर्डन है? आप बोल सकते हो कि एक बर्डन हो गया, क्योंकि जिसको करवाने के लिए सिर्फ कर रहा है उसके लिए बर्डन ही है कि भाई एक और कंप्लायंस आ गई, नई चीज़ जो सरकार ने डाल दी। बट जो उसका बेनिफिट ले रहा है उसके लिए बहुत बड़ी सेविंग्स है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो तो है ही। वो कहते हैं कंप्लायंस कॉस्ट की महत्ता तभी समझ में आएगी जब आप कंप्लायंस नहीं करो, तो मालूम पड़ेगी कि क्या कॉस्ट है ये। तो खैर ये तो इम्पोर्टेंट है, और इन्वेस्टर का पैसा है, बचाना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ही आप पैसा रेज कर पा रहे हो। आपका तो ये हो गया ना, आपको कि भाई कोई थर्ड पार्टी आपको आके इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहा है आपके बारे में, एक आपको इम्प्रूव करने का मौका दे रहा है, और दूसरे आपकी अच्छी बातें, सारी बातें दूसरों को भी समझा पा रहा है, ताकि आपकी एक आप खुद बोलो और एक दूसरा कोई क्रेडिबिलिटी बिल्ड करे, उसमें बहुत फ़र्क है। ओके। तो इसमें आप किन से ज़्यादा क्लोजली काम करते हो? प्रोमोटर्स, सीएफओ, मार्केटिंग, एचआर, टेक्निकल, क्या करते हैं इसमें? इसमें हमारे लिए मेनली काम आते हैं इधर तो प्रमोटर्स, हाँ। बिकॉज उनके लिए बहुत दिल से जुड़ा सब्जेक्ट है, उनकी कंपनी की रेटिंग, उनकी गुडविल। अच्छा। और सीएफओज, क्योंकि पूरा फाइनेंस उनके कंट्रोल में। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, उनकी कंपनी की रेटिंग, उनकी गुडविल, ये दोनों आपने एक ही लाइन में बोला। क्यों ऐसा कि कंपनी रेटिंग और गुडविल साथ साथ चलेगी? अब जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो जोमेटो में रेटिंग आती है, बराबर तो है। आपको जितनी अच्छी रेटिंग आएगी उतनी आपकी इमेज अच्छी है। पर आपने बोला वो रेटिंग और ये रेटिंग अलग है। रेटिंग एज अ वर्ड तो कहीं ना कहीं मतलब दिस इज एक्चुअली द रेपुटेशन ऑफ द प्रमोटर आल्सो, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ दैट कि मेरे बिजनेस। प्रमोटर के सब कुछ कंपनी है, और उस कंपनी की रेटिंग जितनी अच्छी हो वो उसकी इमेज और उसकी ब्रांडिंग के साथ जुड़ी होती है। तो आपको क्या लगता है इन गोइंग टाइम्स, जैसे हमारे एमएसएमईज इतने सारे हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, और आपने कहा एसएमई आईपीओ का भी दौर चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो इनकी एसएमईज की भी रेटिंग होती होगी, तो इनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं फैट, फिनेंस, अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी, ये 3 चीज़ें हैं जो इनके पास नहीं अवेयर है। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज निकाल रखी है, स्कीम्स निकाल रखी है, फिनेंसिंग ऑप्शन दे रखे हैं, पर ये किसी को मालूम ही नहीं है। तो आप लोग जब क्रेडिट रेटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग के पास ये सब ऑप्शंस भी साथ में जाते हैं, और इनको क्या कराने की ज़रूरत होती है, एसएमईज को भी रेटिंग? एसएमईज को रेटिंग कराना अभी कंपलसरी नहीं रखा है। अच्छा। बट देयर इज एन ऑप्शन फॉर एसएमईज की एसएमई रेटिंग करवाई जाए। ओके। वो एक अच्छा प्रोडक्ट है रेटिंग एजेंसीज का। ओके। इसकी चार्जेस भी बहुत कम है, और उसमें आपको एक रेटिंग स्केल वो डिफरेंट है, जो मैंने आपको पहले बताया उससे अलग है। वो SME 1 to SME 8 चल रहा है। अच्छा। और वहाँ पे भी आपको अगर अच्छी रेटिंग, मतलब जो भी रेटिंग आए, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है, कुछ 50 से 100 पेज की रिपोर्ट है, जो आपके बारे में सब कुछ बता देता है। अच्छा। तो आपके लिए अपना खुद का हेल्थ चेकअप, प्लस बैंक के जाके आपको, अब SME को समझना बैंक के लिए सबसे डिफिकल्ट है। तो बहुत बार क्या होता है कि वो बैंक को जब वो रिपोर्ट सबमिट कर ले, तो उसको बैंक के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि यार मेरे को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी किसी ने मेहनत कर ली। तो क्रेडिट अप्रेजल हो गया एक तरह से उसका। हाँ, तो वो बैंक के लिए बहुत 70-80% काम हो गया कि मेरे को फटाफट समझ में आ जाएगा मुझे प्रपोजल लेना है नहीं लेना, मैं इस कंपनी में मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छा काम हो जाता है। ओके। तो SME के लिए बहुत काम होता है। बाकी
टेक्नोलॉजी और तो भी आजकल हर जगह इम्प्रूव हो ही रहा है विद द हेल्प ऑफ एआई एंड ऑल, बेटर हो रही है असेसमेंट रिसर्च, तो हर अच्छा। रेटिंग एजेंसी धीरे धीरे अडॉप्ट कर ही रही है उसको। अच्छा। कोई प्रमोटर है जो थोड़ा सा उसको मालूम है कि गड़बड़ है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मालूम है कि मैं क्रेडिट रेटिंग ले लूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लोन फंडिंग मिल जाएगी और मेरे को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर सकता हूँ और शायद बहुत सारी जो चीज़ें हैं उससे तो बच गया, और उसको ये डर है कि मैं क्रेडिट रेटिंग कराऊंगा तो उसको ये सब चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। तो हाउ डू यू मैनेज दिस, मतलब क्या आपका क्या मैसेज रहेगा ऐसे प्रमोटर्स को कि शुड दे गो फॉर इट और शुड दे नॉट गो फॉर इट, मतलब सब ठीक करा के फिर क्रेडिट रेटिंग लूँ या मैं आपके साथ काम करके थोड़ा सा करूँ, कैसे आप लोग इनको हैंडल नहीं, करते हैं? उसमें देखो बहुत सारे प्रमोटर्स को होता है कि यार मैं पहले कुछ भी पब्लिक में आने से पहले मुझे एटलीस्ट पता तो मेरी कंपनी के बारे में क्या होना है। और वो हमने बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स देखी है ओके। कि बहुत बड़े क्लाइंट्स भी जो बोलते हैं यार मैं रेटिंग करा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, पर आई डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क कि कल कोई रेटिंग आ जाए Correct. जो मेरी रेपुटेशन से मैच ना होती हो, बराबर है। एंड आई डू नॉट वांट टू बी एक्सपोज इन पब्लिक जस्ट लाइक दैट। बराबर है। तो वहाँ हम क्लाइंट को हेल्प करते हैं बिकॉज आई अंडरस्टैंड, बिकॉज या आप कोई भी प्रमोटर ऐसा नहीं बोलेगा कि बस कर लो जो आएगा मुझे चलेगा। अच्छा। एवरीबॉडी वांट्स टू नो फर्स्ट कि मुझे Yes, क्या मिलेगा क्या yes. नहीं आएगा। तो व्हाट वी डू सम, और बहुत सारे क्लाइंटों में हेल्प करते हैं, वी डू शैडो रेटिंग। अच्छा। इनफैक्ट हम तो हमारे सारे क्लाइंटों में शैडो रेटिंग टाइप्स करते हैं, अच्छा। जहाँ पे किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले हम उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ओके। एंड दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। अच्छा। हम उसको पूरा, क्योंकि हमारा एम ही है कि क्लाइंट को कहीं ना कहीं हेल्प कर सके, वाह। तो उसको पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, डिटेल डिस्कशंस करते हैं, और फिर उसके बाद में हम उसको गाइड भी कर देते हैं कि हमारे हिसाब से बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज व्हाट काइंड ऑफ रेटिंग यू विल गेट। वाह। अब वो हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है, तो उसके हिसाब से क्लाइंट एटलीस्ट सम काइंड ऑफ कॉल ले सकता है कि अच्छा। हाँ मुझे कराना है, नहीं कराना है, मुझे अभी कराना है, बाद में। एंड वी आल्सो गिव सजेशन आल्सो कि कहाँ कंसर्न्स आ रही है, तुझे क्या इंप्रूव करना है। सो ऑटोमेटिकली अच्छा। क्लाइंट, वाह। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं नहीं अभी मैं ठीक करके 6 महीने बाद कराता हूँ, फिर 1 साल बाद कराऊंगा। कराता हूँ, 2 साल। एंड वी डू इट फॉर ऑल आवर क्लाइंट, मतलब वी आर देयर टू हेल्प कॉर्पोरेट्स, वी डू नॉट वांट टू चार्ज एनी एंड एवरीबॉडी हु कम्स टू अस। अच्छा, तो मतलब एक तरह से ये इन हाउस आपने जैसे कहा कि जिस प्रमोटर को लग भी रहा है वो एक बार आपके साथ आ सकता है, बैठ सकता है और आप उनको तैयारी करवा सकते हो कि क्रेडिट रेटिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मतलब वो एक इंटरनल असेसमेंट भी हो जाए उनका। तो आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब इफ़ यू आर डूइंग दैट। जस्ट मैंने ऐसे देखा, अभी मैं आपके बारे में देख रहा था लिंक्डइन पे, तो आप लिखते रहते हो, काफ़ी आते रहते हैं आपके ब्लॉग्स, तो किताब का देख रहा था मैं कुछ, आप किताब लिखने वाले हो। 15 साल हो गए फिल्म में, समझ में आ गया, पर क्या आप रिटायरमेंट पे जाने वाले हो? नहीं तो हम रिटायरमेंट नहीं, क्योंकि हमारा- 4000 क्लाइंट्स आप बोल रहे हो कर लिया आपने, और लगभग आपके पास, आप जब ये रिपोर्ट बनाते हो, आपने कहा 50-100 पेज की रिपोर्ट, मतलब कुंडली बन गई एक तरह से पूरी की पूरी। रेपुटेशन की बात आ गई, प्रमोटर के लिए हर चीज़ हो गई कंपनी की, मतलब वो सारी चीज़ें आप बना लेते हो। तो अब तो क्या रिटायरमेंट ही है, और क्या किताब में क्या करने वाले हो? नहीं किताब इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे लिए सब कुछ रेटिंग है, तो हमारे लिए सोना जागना उठना बैठना सब कुछ रेटिंग ही है और कुछ नहीं है, वाह। और सब कुछ वही कर रहे हैं, लास्ट 18 साल से वही करे जा रहे हैं। तो मतलब मेरा तो फर्स्ट जॉब ही रेटिंग वही है और किया आज ही है। रेटिंग ही है, तो मुझे वाह। तो और करने ज़्यादा, पूरा इंडिया घूम लिया हूँ हम लोग, करीबन इंडिया में 150 से 200 सिटीज़ में जा चुका हूँ, वहाँ रेटिंग वहाँ के क्लाइंट्स हैं जहाँ काम किया है, तो सब कुछ ही कवर हो चुका है। अब क्या है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है रेटिंग का, इतने बड़े क्लाइंट्स है और इतने सारी पेन पॉइंट सुन चुका हूँ, तो किताब भी रेटिंग पे इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत सारी जगह उसको जो हैंडी गाइडलाइन चाहिए एक, तो वो फटाफट मिल जाए थ्रू द बुक्स। अच्छा। तो हम वो पूरी बुक वो लिख रहे हैं जो रेटिंग क्लाइंट को रेटिंग के लिए चाहिए होती है, अच्छा। उसकी जो पेन एरियाज़ है, उसकी जो प्रोसेसेस में उसको हेल्प चाहिए होती है, कोई टॉपिक पे वो फंस जाता है, तो ताकि वो कहीं पे भी अटके, उसको कुछ ज़रूरत हो तो फटाफट बुक पढ़ ले, या कोई बुक पढ़ ले तो थोड़ा बहुत वो 70% 60% रेटिंग समझ भी जाए कि मुझे किस टाइम क्या करते टाइम क्या ध्यान रखना है। वाह। तो आई जस्ट वांट, जो इतने सालों में नॉलेज गेन किया है वो सबको मिले, एक और सब जरूरी नहीं है फिनमैन को अपॉइंट करेंगे, या ज़रूरी नहीं है कि वो उतना अच्छे से रेटिंग करना चाहेंगे, बट एटलीस्ट उनका CFO या प्रमोटर्स जब पढ़ेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी रेटिंग के क्या। कि इन सब चीज़ों का मुझे ख्याल रखना है थोड़ा तो सा। ये एम इज सोनली एजुकेशन Very फॉर good. द बेनिफिट ऑफ द पीपल जो रेटिंग ले रहे हैं। मुझे तो लगता है मनीष भाई आपको कहीं ना गवर्नमेंट के साथ नीति आयोग, क्योंकि 150-200 सिटीज़ में जाना, ऑन द ग्राउंड काम करना, उनके लिए इतना सब करना, प्रमोटर्स को एक्चुअली नव समझना, मतलब नीति आयोग हो या MSME हो या कोई इंडस्ट्री ऐसा सेल हो, मिनिस्ट्री हो, आप कहीं ना कहीं उसमें आपको भी देखो क्या होता है, बट आप यू शुड रियली ट्राई एंड वहाँ पर आप काम करो, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम है। जैसे स्टार्टअप्स आज देखो, इतना मोदी जी ने कितना गजब कर दिया है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरा इतना अच्छा बन गया है, MSME को आज प्रमोट कर रहे हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं मनीष भाई, इनको मालूम ही नहीं पड़ता है और क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्ति और इतना बड़ा नेटवर्क जो है,
उसके थ्रू अगर करें तो आई थिंक, और ये किताब भी आप ला रहे हो तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ इससे बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। मनीष भाई, टॉप 5 थिंग्स जो प्रमोटर्स को ध्यान रखना चाहिए क्रेडिट रेटिंग के लिए। देखिए, सबसे पहला अर्ली प्लानिंग। ये कोई इमरजेंसी अफेयर नहीं है कि आपको आज किसी ने बैंकर ने प्रेशर किया और आप रेटिंग पे लग गए और जो आया जैसा है बिना तैयारी के चले गए। ओके। तो आपको पूरा तैयार होके पूरी प्लानिंग के साथ रेटिंग करनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द कंपनी। ओके। और ये इवेंट एक्सरसाइज है हर साल की, तो इसलिए आपको प्रॉपर तैयार हमेशा रहना चाहिए। सेकंड, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। Okay. सारे जो कंप्लायंसेस है, जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है या जितने भी है वो प्रॉपर होने चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रॉपर होना चाहिए। पेमेंट्स टू द बैंकर्स एंड एवरीबॉडी शुड बी प्रॉपर। वो बहुत ज़रूरी है रेटिंग एजेंसीज के लिए। उसके बिना उनके लिए रेटिंग में वो बहुत फ़र्क पड़ जाता है कंप्लायंसेस का। आपका बिजनेस मॉडल और फ्यूचर विजिबिलिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपकी बिजनेस आप ऐसे ही बस मेरा मूड है वैसा कर रहा हूँ, वो इज़ नॉट अ स्केलेबल एंड प्रॉपर मॉडल। आप देयर शुड बी क्लियर डिफाइंड पॉलिसीज गाइडलाइंस कि मैं कितने तक डेट लूँगा, मैं क्या ग्रोथ का मेरे क्या प्लान है, मेरी क्या विजिबिलिटी है फॉर नेक्स्ट 2 years 3 years। तो वो सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपका डॉक्यूमेंटेशन जो आप सबमिट कर रहे हो रेटिंग एजेंसीज को और जो डेटा दे रहे हैं वो बहुत आपको एसेस करके और देख के देना चाहिए कि वेदर आई एम सबमिटिंग वो बराबर प्रॉपर है, एक्यूरेट है, करेक्ट है, नहीं है। बिकॉज कुछ भी आप गलत मिसमैचिंग डिवेयर जाता है इन्फॉर्मेशन है तो उससे रेटिंग एजेंसी को बहुत फर्क होता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद द रेटिंग एजेंसी। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे कंटिन्यूस टच में रहें। उनके लिए बहुत उनके पास बहुत असाइनमेंट्स है, आपके पास आपकी एक कंपनी है जिसकी एक ही रेटिंग है, तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसे कंटिन्यूस अपडेट देते रहें, टच में रहें, उनको बात बताते रहें हमारी कंपनी के बारे में, ताकि उनको भी कंपनी के बारे में कंफर्ट रहे। पांचों पॉइंट जो आपने बोला उस पर मतलब सर मेरे को ध्यान आया कि क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कितनी फ्रेंडली, कितनी मतलब हाउ आर दीज, मतलब ये कैसी होती हैं कंपनीज में भी। कंपनी तो कंपनी है कि इसके अंदर भी ऊपर नीचे तो होता ही होगा, पॉलिटिक्स है, ये है, वो है, दुनिया भर का। तो हाउ डू यू थिंक ओवरऑल? देखो, सब ये सारे मिक्स एक्सपीरियंस है सब क्लाइंट के। अच्छा। और बहुत डिपेंड होता है रेटिंग एजेंसी पीपल टू पीपल, वो सब मिक्स है। किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत फ्रेंडली लगता है, किसी को बहुत एरोगेंट लगता है, किसी को लगता है कि फोन ही नहीं उठा रहा है। तो इट्स सब मिक्स एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हर रेटिंग एजेंसी टू पर्सन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अपनी वाइफ को जानते हो तो अच्छे से हैंडल कर लोगे, और नहीं जानते हो तो फिर आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हमारा काम क्या है? वाइफ तो नहीं जानते भाई, अपन तो कोई नहीं समझ सकते वाइफ्स को तो, बट हाँ आपने सही पॉइंट बोला है। क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी में जैसे कि आपने कहा कि हमेशा जैसे आप काम करने हो तो हमेशा क्लाइंट आपके पीछे लग ही जाते होंगे, भाई थोड़ा तो ऊपर करा दे। वो अदनान सामी का गाना है, थोड़ा लिफ्ट करा दे। तो आपके लिए भी हर एक पॉइंट अरे और ऊपर करा दो। तो इनको फिर कैसे हैंडल करते हो आप? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी कंपनी तो एकदम जैसे आपने कहा एरोगेंट, और ये बहुत फीडबैक ऐसे मिलता है कि ऐसे क्योंकि आज इतनी बड़ी चीज़ें उनके हाथ में है, वो ऐसे ही हर किसी को दे नहीं सकते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो स्पाइडरमैन बोलता है ना, विद मोर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज वो एजेंसी को भी है, तो उस समय आप फिर क्या करते हो कि थोड़ा और ऊपर करा दे, थोड़ा और ऊपर करा दे? हमारे पास बहुत क्लाइंट, और मोस्टली बहुत सारे क्लाइंट जो पहली बार आते हैं वो ये एक्सपेक्टेशन से आते हैं अपग्रेड हो। पर जैसा हमने बोला, हमारा सिंपल काम है कि रेटिंग अपग्रेड होगी क्यों नहीं होती। हम उसको फ्री असेसमेंट करके ये ज़रूर असेस कर लेते हैं कि हमें क्या लगता है कि तेरी रेटिंग क्या हो सकती है। अच्छा। तो उसमें हमारे साइड से क्या हो सकता है वो आइडिया दे देते हैं। अब वो उसके अपग्रेड में आ रहा है क्राइटेरिया तो ठीक, नहीं आ रहा है तो हम मना भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दूँ तो लास्ट ईयर हमने करीबन 1600 से 1700 क्लाइंट को फाइनेंशियल असेस किया, उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ रेटिंग 700 क्लाइंट की। मतलब आपने मना भी कर दिया कि हम नहीं करेंगे? 1000 क्लाइंट के आसपास को तो मना किया कि हम आपका नहीं कर पाएंगे आपके एक्सपेक्टेशंस। वाह। तो वो जो हमारी असेसमेंट आप CEO हो? हाँ। और आपने फिर मना भी किया क्लाइंट को? कमाल है मनीष भाई, बहुत बढ़िया। आई थिंक इस पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना है। क्या लगता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से ये चीज़ में, ये स्पेस में आपने क्या एडेड एडवांटेज है आपको? बहुत ज़्यादा, और इनफैक्ट सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बेनिफिट है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपनी कंपनी में काम कर रहा है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है लाइक अ फाइनेंशियल डॉक्टर टू द कंपनी। बराबर। हम तो एक एक्सपर्ट वाले काम है कि रेटिंग किया और भूल गए क्लाइंट को, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो सब कुछ क्लाइंट का देखना है, क्योंकि वो जब ऑडिट में साइन कर रहा है तो इट्स मिक्स ऑफ एवरीथिंग फॉर द कंपनी। रेटिंग इनसे जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया क्लाइंटों में, उससे चार्टर्ड अकाउंटेंट के बहुत सारे काम हो गए कि उसके GST, इनकम टैक्स, बैंक के लोन, ये वो सारे डिसिप्लिन हो गए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक बहुत बेटर बैलेंस शीट रेडी हो गई साइन करने के लिए। सेकेंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट के इन्वेस्टर से, लेंडर से, बैंकर से
अब उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर पाता है क्योंकि ही इज़ हैंडलिंग लॉट ऑफ थिंग फॉर देम। वो अपने सारे कंप्लाइंस से संभाल रहा है, सारे बैंकर्स लेंडर्स को संभाल रहा है, तो वो बहुत सारी विजिबिलिटी होगी। थर्ड, क्लाइंट के ऊपर और चार्टर्ड अकाउंटेंट में एक दूसरे पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ गया बिकॉज बोथ आर नाउ डिसिप्लिन इन अ वे। वाह, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत काम आ रही तो है। मतलब इनके लिए तो एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी, प्रैक्टिस एरिया है ये। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप भी एक सीए, तो आपको क्या लगा कि एज ए सीए कुड यू ऐड मच मोर इन दिस रोल, या यू कुड हैव डन दिस अदरवाइज आल्सो? एडवांटेज है सीए होके देखिए, ये मैं काम आपको करने खाली में? इतना एग्जांपल दे दूँ, मुझे नहीं पता कितना रोल का बेनिफिट है नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आज 15 साल में भी आज इंडिया में जितने भी एडवाइज़र होंगे, द फिनमैन इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है और एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ये कर रहा ये है। कर मतलब रहा है। बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो लार्जेस्ट है, तो अब वो चार्टर्ड वाह, अकाउंटेंट के कारण तो है कि वही किसके समझ में आ अंदर गया, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीन चार चीज ऐसी जो आपको लगता है कि प्रमोटर्स गलत कर रहे हैं और उनको नहीं करना चाहिए क्रेडिट रेटिंग के लिए? बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत सारे प्रमोटर्स इसको एक कंप्लायंस मानते हैं, ना अच्छा, कि उसको एक उनके लिए फाइनेंशियल सेविंग का टूल या इनके ग्रोथ का टूल मानते हैं। ओके, और जब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं तब उस चीज़ के लिए भागते हैं, अच्छा, पर तब बहुत लेट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को, क्योंकि उस टाइम चेंज नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते। ओके, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो कि उसको ना समय देते हैं ना उसको सीरियस लेते हैं। समझो समय नहीं दे पाए बिकॉज ही इज़ बिजी इन ग्रोथ, बट ही कैन अपॉइंट अ स्ट्रॉन्ग गाय हु इज़ गिविंग द सर्विस, कि भाई अच्छा। एडवाइजर को ले लिया या सीएफओ को इतना सीरियसली रख दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो नहीं करते हैं, वो प्रमोटर उसको लगता है कि ठीक है ना, एक्सरसाइज है, बैंक ने बोला करना है, कर दिया, पर उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा है। दूसरा, उनको एक जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो कहीं कहीं बहुत बार प्रमोटर उसको नहीं इतना सीरियसली लेते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेटिंग एजेंसीज के लिए, तो वो उनके लिए ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि किसी भी प्रमोटर के लिए जो इनकी गलती है वो ये है कि एक क्लियर रोड मैप या विजन या प्लान कभी नहीं होता उनके पास। बहुत बार हमें दिखता है, नॉट इन मिड साइज आई मीन से, पर बहुत सारे होता है कि हम ये होता है कि क्लियर पॉलिसीज़, क्लियर गाइडलाइंस, क्लियर KRAs, क्लियर KPIs, जो एक रेटिंग नहीं। एजेंसी को सुनना होता है या समझना होता है या कोई इन्वेस्टर को समझना है, लेंडर को समझना है, वो बहुत बार मिसमैच होता है, उस कारण भी एक कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो ये 2-3 चीज़ों पे अगर प्रमोटर काम करें तो मेरे ख्याल से बहुत वैल्यू एडिशन हो जाएगा उनकी रेटिंग में वैसे भी। वाह, तो आज के इस एपिसोड में हमको ये तो समझ में आ गया कि एक तरह से ये वैक्सीन है, कोई इजीली लेना नहीं चाहेगा, पर बचना है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। तो क्रेडिट रेटिंग करवाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है। हमारे साथ स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने समझाया कि क्या रीजंस हैं कि ये सही नहीं होता है, इसको कैसे सही किया जा सकता है और क्या प्रोसीजर होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप हो या बिजनेस लेगेसी, आपका बिजनेस हो या कुछ भी करना हो, इम्प्रूवमेंट करना हो और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट एक चेक भी करना हो, दिस इज़ अ मस्ट थिंग। कोई और क्वेश्चंस अगर आपके पास हो तो प्लीज़ फील फ्री रीच आउट टू मनीष। मनीष वैसे भी अपनी किताब तो लेके आ ही रहे हैं आप सब लोग के लिए, तो प्लीज़ आप देखिएगा। जल्दी से उसका समरी भी मिल जाएगा आपको। आई एम श्योर AI आज कितना पावरफुल है, तो आपकी समरी आज ये मास्टर क्लास हो गई आज एक्चुअली ये क्रेडिट रेटिंग की। तो ये आपने देख लिया तो सब कुछ समझ में आ गया, किताब पढ़ लोगे तो और भी कुछ समझ में आ जाएगा। और बाकी मनीष तो अवेलेबल है ही, आपके लिंक्डइन पे अवेलेबल है, एक्सेस कर सकते हैं, और फिनमैन एडवाइजर्स तो हैं। तो आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। बहुत ही गजब, आपने एक बहुत ही 360 डिग्री एक पूरा व्यू दिया और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे सारे CAs को, मैं ये फ्रेंड्स को ये कहूँगा, क्या आपको पता था इतनी गजब की ये अपॉर्चुनिटी है? और अगर चाहो तो मनीष जी को पूछो, आप CA हैं, पूछो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं हर एक प्रमोटर को, जैसे इन्होंने कहा, फिनेंशियल नहीं सोशल भी एक बहुत बड़ा हेल्प दिया जा सकता है। तो आई थिंक सोशली आज सबसे इम्पोर्टेंट एक CA है जो पूरे इस फ्रेमवर्क में काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। कुछ लास्ट फ्यू वर्ड जो आपको कहना है, जिसकी वजह से आपको 15 साल तो है आपको और करना है, रिटायरमेंट नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि कितने प्रमोटर्स को आपने हेल्प किया। कोई ऐसी लास्ट फ्यू थिंग्स जो आप कहना चाहोगे अपने सारे लिसनर्स को? नहीं, मैं सब यही कहना चाहूँगा कि एक रेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और उसको एक सिर्फ कंप्लायंस ना गिन के उसको प्रॉपरली असेस करके यूज़ कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिले। हम CA फ्रेंड्स को भी यही बोलना चाहूँगा कि आपका रोल सबसे बड़ा है क्लाइंट को एजुकेट करने में, तो आप उनको वो एजुकेट कीजिए जिससे आपका भी काम आसान हो और Yes. क्लाइंट जितना डिसिप्लिन वे में, जितना एक क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेगा वो होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी फीलिंग है कि भाई हर प्रमोटर
अच्छा, एक देश के लिए अच्छा ही काम कर रहा है, इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहा है, काम दे रहा है, जीडीपी में सहयोग दे रहा है, टैक्स भर रहा है, हम सबकी आज बेसिक फैसिलिटी उस सही कारण आ में। रही है। तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए भी ये बहुत ईजी अच्छा तरीका है, तो हम सबको मिलके उस सब में सपोर्ट करना चाहिए। वाह, बैठे बैठे कुछ आपके पॉइंट से मैंने कुछ लिया। एक छोटी सी कविता जैसे बनी है, क्रेडिट का ड्रामा, परसेप्शन का गेम, जिसने नरेटिव कंट्रोल किया उसका ही नेम, फंड रेज कर ले फिर डाउनग्रेड का रोना, रेटिंग तो हनीमून है, शादी तो सिर्फ है जादू टोना। मनीष भाई, हाँ आपने हनीमून शादी सब याद दिला दी इस पूरे एडवाइजरी में। ट्रिपल ए से डर लगता है बॉस, कहीं टू गुड तो नहीं है, क्या लॉस, बैलेंस शीट में चमक है क्यों और फुटनोट्स में दम घुटता है क्यों। ये पूरी कहानी है आपकी क्रेडिट रेटिंग की। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे आपकी किताब के साथ और जानेंगे और भी कोई ऐसे बड़े बड़े काम जो आप कर रहे हो। आप NBFC की भी शुरुआत कर रहे हो, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद तो इसलिए क्योंकि कितने सारे लोगों को आप मदद करोगे। मैं चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा काम हो आपका, NBFC भी बहुत ग्रो करे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।